हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले उन सब बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने लगातार हमारे वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम नए चैप्टर की कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। और आज हमारा कॉन्सेप्ट है नए ज़माने के हिसाब से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पुराने समय में इसका नाम युगपत समीकरण होता था, जो अब किताबों में से गायब हो गया है ना। तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, है ना, कि ये युगपत समीकरण है क्या। देखिए, दो चर वाले बात हो रही है और चर और अचर के बारे में मैंने आपको सेकंड चैप्टर में सब कुछ बताया हुआ है ना। लेकिन एक रिकॉल कर लेते हैं, छोटा सा एक रिकॉल कर लेते हैं, एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं कि जो चर पद होते हैं वो आपके ए से लेकर जेड तक या अ से लेकर ज्ञ तक, यानी कुल मिला के चर पद वो होते हैं जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। अब अगर हम अचर पद की बात करें, अचर पद, तो अचर पद हमारे होते हैं कांस्टेंट, यानी हमारे कह सकते हैं हम गिनती होती हैं, जो गिनतियां होती हैं वो सब क्या होते हैं हमारे अचर पद, है ना। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अब हमारे बनेंगे युगपत समीकरण। तो ये युगपत समीकरण का यूज क्या है? देखिए, युगपत समीकरण हमारे जो मतलब दैनिक उपयोग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डेली लाइफ में, उनको भी सॉल्व करने में बहुत यूजफुल है ना। किस तरह से देखते हैं, देखिए, मान के चलिए कि 4 किलोग्राम सेब, ठीक है, और 5 किलोग्राम संतरा, ठीक है, ये दोनों हमने खरीदे। 4 किलोग्राम सेब और 5 किलोग्राम संतरा का मूल्य 450 रुपये है, ठीक है, 450 रुपये। ऐसे ही 5 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरा, 4 किलोग्राम संतरा, इसका जो मूल्य है वो है 400 रुपये, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? अब हमें इसमें बताना है कि संतरा कितने रुपए किलो है। संतरा, यानी यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोग्राम संतरे का मूल्य, 1 किलोग्राम संतरे का मूल्य और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बताओ, ठीक है, या ज्ञात करो। ठीक है, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं आपको, कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूं। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसका यूज क्यों आया, क्योंकि देखिए मैथ में हम जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं कहीं ना कहीं यूज है। ज्यादातर बच्चों को कहते सुना है कि सर इसका क्या यूज है लाइफ में, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम सर्किल क्यों बना रहे हैं, हम ट्राइंगल क्यों बना रहे हैं, हम रेक्टेंगल क्यों बना रहे हैं, है ना, हम परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हैं, हम युगपत समीकरण क्यों पढ़ रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या उपयोग है? नहीं, इन सब का उपयोग कहीं ना कहीं है ना। क्योंकि देखिए, पुराने समय में जो भी चीजें बनी, या जैसे हम बात करें कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए द ताज ले लेते हैं, है ना। वो जो ताजमहल है वो पूरा ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, पूरा। अगर आप उसको ढंग से देखेंगे और ढंग से उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखिए कि उसके चारों तरफ जो गुंबद बने हुए हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर हैं, समरूप हैं, यानी वो समरूप त्रिभुज, हमारे यहाँ जो चैप्टर है क्लास 10th में उसके बिहाफ पे है ना। उसकी जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वो आयताकार हैं, है ना। उसके दोनों तरफ जो बाग बने हुए हैं वो भी आयताकार हैं, जो उन्होंने जो फुलवारी लगाई है वो वृत्ताकार है ना। तो पुराने समय में
मतलब काफ़ी टाइम पहले से इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये है कि अब ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में लाइज करती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनका यूज नहीं है, हम जो भी मैथ में पढ़ रहे हैं इन सब का यूज हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं है ना। आपके घर में कमरे बनते हैं, आयताकार होते हैं, है ना। किचन बनता है, किसी का वर्गाकार होता है, किसी के कमरे आयताकार हैं, किसी के कमरे वर्गाकार हैं, है ना। कुछ और बनाना होता है तो त्रिभुजाकार भी बन जाता है, ठीक है ना। तो सबका यूज है। तो अभी इसका क्या यूज है, देखिए 4 किलोग्राम सेब और 5 किलोग्राम संतरे का मूल्य 450 रुपये है। फिर इसको रिवर्स कर दिया मैंने, 5 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरे का मूल्य हो गया 400 रुपये। तो अब आपको 1 किलोग्राम संतरे का और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है, आप भी लेने जाएंगे तो भी सेम यही सिचुएशन आएगी कि पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई सेब क्या भाव लाए आप और संतरा आप कितने रुपए किलो लेकर आए, यानी 1-1 किलो के मूल्य क्या थे। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे युगपत समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए दो चर लिखा है तो कहीं ना कहीं हमें दो चर इसमें लेने पड़ेंगे, तो वो दो चर हम यहां पे ले लेते हैं। कैसे, माना 1 किलोग्राम संतरे का मूल्य ₹X। देखिए पहला आ गया, पहला चर पद आ गया पहला, ठीक है। ऐसे ही माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ये हो गया हमारा Y रुपीस, ठीक है। अब पहली वाली कंडीशन पे जाइए, पहली वाली में 1 किलोग्राम संतरा X रुपए का आ रहा है, तो 4 किलोग्राम कितने का आएगा भाई। आप एक पेन लेने जाएं बाजार में 5 रुपए का आ रहा है, अब आप 2 पेन लेने जाएं तो क्या होगा 10 रुपए चाहिए आपको। आप 3 पेन लेने जाएंगे तो 15 रुपए चाहिए आपको। आप 4 पेन लेने जाएंगे तो 20 रुपए चाहिए आपको। आप 1 किलो संतरा लेने जा रहे हैं X रुपए का है, आप 2 किलो लेने जाएंगे 2X रुपए का होगा। आप 3 किलो लेने जाएंगे 3X का होगा। तो आप पहली कंडीशन में 5 किलो संतरा लिया आपने और 4 किलो सेब, तो 5 किलो संतरा, 1 किलो संतरा X का है तो 5 किलो कितने का हो गया 5X का, और सेब 1 किलो Y का है तो 4 किलो कितने के हो गए 4Y के। दोनों को मिला के कितने रुपए का भुगतान हमें करना पड़ा 450 रुपए का, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे आइए, सेकंड पे, यहां पे 4 किलो संतरा हो गया, 4 किलो संतरा और 5 किलो सेब, इसमें हमें कितने रुपए देने पड़े हैं 400 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे हमारे पास ये दो कंडीशंस निकल के आ गई हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में पहली वाली में सिर्फ हमें शायद इक्वेशंस ही बनानी है, शायद इक्वेशंस ही बनानी है। हाँ, इस स्थिति को बीजगणित के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, केवल हमें इक्वेशंस ही बनानी है। तो सॉल्यूशन जब इसके आएंगे तब हम सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम केवल ये कंडीशंस बनाएंगे, ठीक है। इसी बेस पे हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, मैं अगर लिखूंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन आपके पास बुक में है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप देख लीजिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी जो कि उसने 1300 रुपए में खरीदी हैं। तो इस स्थिति को आपको बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन में लिख लेता हूं, 3 बल्ले और 6 गेंद। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 3 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं। 3 बल्ले और 6 गेंद। गेंदों, इसको गेंद ऐसे, गेंदों का मूल्य जो है
वो है 3,900 रुपये। ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3,900 रुपये है। ठीक है, 3,900 रुपये। और उसके बाद एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य जो है बच्चों वो 1,300 रुपये है। एक बल्ला और 3 गेंदों का, एक बल्ला और 3 गेंदों का जो मूल्य है वो है बच्चों कितना, 1,300 रुपये। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन पूरा डिटेल्ड रिटन है। ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इन सारे क्वेश्चंस में अभी हमको क्या करना है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकालना होगा। ठीक है, तो इसे अब हम युगपत समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जो भी दिया हुआ है इनका एक एक का कॉस्ट मान लीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य ₹X है, एक बल्ले का मूल्य। माना एक गेंद का मूल्य Y रुपए है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके अपनी कंडीशन पे। तो देखिए, पहली कंडीशन में 3 बल्ले और 6 गेंद। तो देखिए, एक बल्ले का X तो 3 बल्लों का 3X, एक गेंद का Y तो 6 गेंदों का 6Y, और दोनों मिला के कितने का आया, 3,900 रुपए का। तो ये बन गई हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से आपके पास एक की कॉस्ट है, अब जितने का भी चाहिए आप इस कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप आलू लेने जाएंगे, 20 रुपए किलो आलू हैं, 20 रुपए के 1 किलो। अगर आप 2 किलो लेने जाएंगे तो क्या करेंगे आप बताइए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 किलो लेने जाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रुपए का। तो ऐसे यहां पे एक बल्ले का मूल्य कितना है, X रुपीज। आप 2 लेने जाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन में देखिए, एक बल्ला, तो एक बल्ला X, 3 गेंद है, एक गेंद का Y तो 3 गेंदों का 3Y, और ये आया है हमारे पास सामान 1,300 रुपए का। ये दोनों हमारी बीजगणित की स्थिति में इक्वेशंस व्यक्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है 160 रुपए। कितना है, 160 रुपए। और 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, इनका जो मूल्य है वो है 300 रुपये, 300 रुपये। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का आपको बताना है, इसके साथ साथ इसे बीजगणित की फॉर्म में हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पे फिर हम करेंगे क्या, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य X रुपए है। कितने रुपए बच्चों, X रुपए। माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य Y रुपए है। ठीक है बच्चों, तो अब हम रेफर करते हैं अपनी कंडीशंस पे। ओके, तो चलिए देखिए, 1 किलोग्राम सेब X का, तो 2 किलोग्राम सेब 2X के। 1 किलोग्राम अंगूर Y का, तो 1 किलोग्राम का ही पूछा है यहाँ पे Y, ये आया है सामान हमारे पास 160 रुपए का। तो पहली कंडीशन, 1 किलोग्राम सेब का X, तो 4 किलोग्राम का बच्चों कितना हो गया, 4X। ओके, फिर 1 किलोग्राम अंगूर का Y, तो 2 किलोग्राम अंगूर का 2Y, और ये सामान आया है हमारे पास 300 रुपए देने के बाद।
तो इस तरह से हमने इनको बीजगणित के रूप में या दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इनको व्यक्त कर दिया है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। संजीव बाजार जाता है, 20 रुपए में 3 संतरे तथा 4 अनार खरीदता है। बाजार में घूमते घूमते संजीव को उसका मित्र गौरव मिलता है, वो भी बाजार में फल खरीदने के लिए आया है। गौरव ने भी उसी दुकान से 80 रुपए में 12 संतरे और 16 अनार खरीदे हैं। इसे भी हमें बीजगणित के रूप में यहां पे लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन, 20 रुपए में 3 संतरे और 4 अनार। 3 संतरे और 4 अनार का मूल्य 20 रुपए है। इसको ऐसे लिखिए, का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 12 संतरे और 16 अनार का मूल्य 80 रुपए। 12 संतरे और 16 अनार का मूल्य 80 रुपए है। अब इसे आपको बीजगणित की फॉर्म में यहां पे मेंटेन करना है। तो चलिए देखिए, फिर भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। आप मान लीजिए, माना एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य x है। ठीक है बच्चों। माना एक अनार का मूल्य y रुपए है। ठीक है, तो चलिए अब कंडीशन पे हम फॉरवर्ड करते हैं। एक संतरे का x, तो 3 संतरे का बच्चों 3x। एक अनार का y, तो 4 अनार का 4y। और ये टोटल कितने रुपए में आए हैं? 20 रुपए में। चलिए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। एक संतरे का y, तो 12 संतरे का, एक संतरे का x, तो 12 संतरे का 12x। एक अनार का y, तो 16 अनार का 16y। और ये आया है हमारा 80 रुपए में। तो देखिए इस तरह से इस कंडीशन को हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस कंडीशन को आपको बीजगणित में लिखना है। देखिए इस चैप्टर में आपके पास, मैंने आपसे कहा था ना कि डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम आएंगी, है ना। जैसे मैं मेरे पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष बड़ा हूं, है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये डेली लाइफ प्रॉब्लम हो गई। ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक हूं, है ना। जैसे पुत्र की आयु मान के चलिए जैसे 10 साल है, तो 3 गुना का मतलब हो गया 30। 4 वर्ष और बड़ा हूं यानी हो गया 34, है ना। तो ये क्या है, ये दैनिक यानी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। इस क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर हैं, है ना, 2 कैरेक्टर। तो ऐसे दोनों कैरेक्टर को ऐसे मान लीजिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, माना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है बच्चों। देखिए एज वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एज वाले, इन क्वेश्चनों में हमें प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, है ना। जैसे
4 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी। आप खुद से क्वेश्चन अराइज करिए, आप खुद से अराइज करिए कि 4 साल पहले आपकी आयु कितनी थी और 4 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, है ना। मैं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 4 साल पहले बेटा तुम कितने साल के थे या 4 साल बाद तुम कितने साल के होगे, तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि सर पहले ये तो बताइए कि आज कितने साल के हैं। आज से मतलब प्रेजेंट एज। तो किसी भी चीज़ के एज आगे या पीछे निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसकी क्या पता होनी चाहिए, वर्तमान आयु, है ना। अगर आज मेरी एज 35 है या 40 है, तो मान लीजिए 40 है, तो 4 साल बाद 44 होगी और 4 साल पहले 36 थी, ठीक है ना। तो इसीलिए आफताब और पुत्री दोनों की हमने क्या ले ली है, एक्स और वाई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व आफताब और पुत्री दोनों 7-7 साल छोटे होंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम 7 वर्ष पूर्व, ठीक है बच्चों। आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु देखिए 7 वर्ष पूर्व है, अभी वर्तमान में x थी, तो 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 7। और पुत्री की आयु कितनी होगी बच्चों, पुत्री की आयु कितनी होगी, अभी y है तो 7 साल पहले ये भी 7 साल छोटी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है आगे, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अभी से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो अब यहां पे 3 वर्ष बाद निकालिए, 3 वर्ष बाद, चलिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी बच्चों, आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। 3 ही दिया हुआ है ना, x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। और पुत्री की भी लिख लीजिए, पुत्री की कितनी है, पुत्री की आयु ये भी 3 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 3 वर्ष, ये दोनों आ गई, ठीक है। आफताब की हो गई 7 साल पहले x माइनस 7, पुत्री की हो गई y माइनस 7, 3 वर्ष बाद आफताब की हो गई x प्लस 3 और पुत्री की हो गई y प्लस 3। चलिए अब देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि यहां पे आफताब पुत्री का 7 गुना था। आफताब की आयु कितनी है, पुत्री की आयु का 7 गुना था, ठीक है। इस तरह से आफताब 7 गुना पुत्री की आयु का, यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ये हो गई पहली। दूसरी कंडीशन में लिखा है 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफताब अब पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। आफताब 3 गुना रह जाएगा किसका, पुत्री की आयु का। x प्लस 3, 3y प्लस 9 ट्रांसफर करिए, x माइनस 3y, 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये हो गई हमारी यहाँ पे दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद 3.1 में, हाँ 3.1 में हमारे पास केवल यहीं तक के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखिए 3.1 जो एक्सरसाइज है, यू कैन से दिस इज द टाइप ऑफ अ वार्म अप एक्सरसाइज, ये केवल एक वार्म अप एक्सरसाइज है। इसमें आपको केवल बताया गया है कि आप जो दैनिक जीवन की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अनुप्रयोग आ रहे हैं, जो एप्लीकेशन आ रही हैं, जो कंडीशंस आ रही हैं, उन्हें आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे लिख सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, व्यक्त कैसे कर सकते हैं, तो वो हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में अभी इसका सॉल्यूशन हमें नहीं बताया गया है, ना हमसे पूछा है,
सिर्फ हमसे पूछा गया है कि आप इनको दो चर वाले रैखिक समीकरणों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी फॉर गॉट ऑल द नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।